सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। पूरी दुनिया में क्या हालात हैं इस वक़्त और आप सबके इल्म में है कि यूक्रेन में काफ़ी तबाही इस वक़्त मचा दी है रूस ने और जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप के दूसरे ममालिक में भी खलबली मची हुई है। हमारे साथ होंगे सर महमूद और पाकिस्तान पे भी नज़र डालेंगे, क्या वहाँ पे चल रहा है? सर क्या चल रहा है? पाकिस्तान से शुरू करते हैं। देखिए, पाकिस्तान में तो वही चल रहा है कि जो नॉर्मल वहाँ की रूटीन का काम है कि बाकी लोग रास्ते बंद करते जाओ और मज़हब के नाम पे जो मुमकिन है वहाँ पे वही रूटीन का काम चल रहा है। अलबत्ता कराची के अंदर जो है सुना है कि पिछले 36 घंटों में कम से कम 25 जो है ज़लज़ले आ चुके हैं और शनीद ये है कि बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। जेल तोड़ा गया है, जेल तोड़ने के बाद किस तरह के लोग निकाले गए हैं, कौन लोग निकाले गए हैं। आपको याद होगा आज से कुछ 6-7 साल पहले बन्नू जेल तोड़ी गई थी और बन्नू जेल से 300 लोग निकाले गए थे। कुछ लोगों के बारे में कहा था कि ये जो है वो हाई लेवल के तालिबान है और कुछ लोगों के लिए कहा गया था कि ये यहाँ से बहरीन भेजे गए हैं। याद होगा आपको। बिल्कुल। अब जेल जिस तरह तोड़ी गई है और जिस तरह की कहानियां कर रहे हैं वहां पे वज़ीर इत्तलात जो है वो कह रहे हैं जो वापस नहीं आएगा उसको 7 साल सजा होगी। तो अब जो वापस नहीं आएगा उसको 7 साल सजा तुम कैसे दोगे? उसके बाद पंजाब के अंदर जिस तरह की कार्रवाइयां और ये रियासत कर रही है वो रियासत के पाले हुए लोग कर रहे हैं। जिस तरह की हुकूमत की पॉलिसियां चल रही हैं, IMF ने 50 पॉइंट्स को दिए हुए हैं, उन पे बात हो रही है। इनकी बजट जो है वो फंसा हुआ है। ठीक है, अपोजिशन नहीं है लेकिन बजट जिस तरह के उनके हैं, सरकारी मुलाजमीन है वो हाथों की तरफ देख रहे हैं गवर्नमेंट के। जब उनकी अपनी तरफा बढ़ानी थी उन्होंने 180% जो है वो उसको वो बढ़ा दी थी, उन्होंने रातों रात बढ़ा दी थी। जब सरकारी मुलाजमीन की, चौकीदारों की, PNs की, नायब कासद की आती है तो फिर वो पता नहीं उनका हमारे नायब कासद IMF के अंडर आते हैं या किसी और के अंडर आते हैं, उनकी तनख्वाह का फैसला वो करता है। अलबत्ता ये एक वजीरों मशीरों की जो है वो खुद करती है। ये सारे हालात हैं। आपने यूक्रेन की बात की, यूक्रेन ने थोड़ा पहले पाकिस्तान में बातचीत कर लें, थोड़ी पाकिस्तान भी। जी जी। अच्छा सर ये बताइए, इस तरह के मामलात है सारे और 9 बंदों का वफद गया हुआ है, अमेरिका गया हुआ है। यकीनन वो निश्चितन गुफ्तन बर्खास्त नहीं होगा, इसलिए कि वहाँ ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद सबको अंदाजा होता है कि अगर ट्रंप के साथ मुलाकात करनी है तो क्या हो सकता है हमारे साथ। तो वो मेरे ख्याल में सबकी मौजें लगी हुई हैं, सब उसको एंजॉय कर रहे हैं जो कुछ हुआ है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत जो तैयारियां कर रहा है, भारत जिन मामलात में है, जिस तरह के उसके बयानात आ रहे हैं, फौज की जो है वो मूवमेंट नजर आ रही है, उसमें कुछ अंदाजा नहीं है कि वहां से क्या होगा। धमकियों पे वो धमकियां भी दे रहा है, वो कहता है ऑपरेशन रुका भी नहीं है और वक्ती उसमें आया हुआ है। पाकिस्तान के कुछ संजीदा हल्के भी कह रहे हैं, लेकिन तैयारी कितनी है? क्योंकि हमारे जो सीनियर तरीन जो आर्मी अफसर जो है उन्होंने कहा जी 96 घंटे तक हमने खुद दफा किया, फिर बाकी हमारा चीन ने किया है। अब 96 घंटे तक कैपेसिटी थी आपकी या क्या था? ये सारे सवाल है और आने वाले वक्त में इनके जवाब मिलेंगे, लेकिन 10:30 नहीं। ईद वाले दिन हमले का मैसेज दिया है किसी तरीके से कि हम ईद वाले दिन हमला करेंगे, इस तरह की अफवाहें छोड़ने का मकसद सर? देखिए, अफवाह इस तरह की होती है कि ईद वाले दिन चूंकि बहुत सारे लोग जो है फौजी छुट्टियों में जाते हैं, उसके बाद एंगेजमेंट, इंटरनल एंगेजमेंट भी होती है जिस रियासत ने अपने खुद पाले हुए हैं। फिर ये है कि वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी वो आपकी इंटेलिजेंस वो भी मसरूफ होती है। मैं चूंकि फिर वही चला जाऊंगा कि जो आपके लब्बैक वालों को बताया जाता है कि इनकी नमाज जो है वो 12:35 में नमाज होती है, तो ये करता कौन है? लब्बैक वाले करते हैं, कोई और करता है, कोई इदारे करते हैं ना। तो वो जब इदारों की मसरूफियात इस तरह की हों तो दुश्मन भी ऑब्जर्व करता है कि इनके ईद वाले दिन क्या होता है, जुम्मे वाले दिन का क्या होता है। आप देख लें कि हमारे जितने खुदकश बम्बार होते ठीक है, उसमें जुमे के इस्तेमाल में भी बहुत सारे हुए, लेकिन बाजारों में भी हुए, शहरों में भी हुए, चौक चौरास्तों में भी हुए, फौजी छावनियों में भी हुए, थानों में भी हुए। तो जुमे वाले दिन इसलिए कि हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं शायद उनकी कोई उस दिन की एंगेजमेंट कुछ और तरह की होती है और जिस तरह की मिसाल दे चुका हूँ कि शायद वहां मसरूफ होते हैं, तो इसलिए अगर उसने धमकी दी है तो ये जुमे वाले ईद वाले दिन की भी धमकी हो सकती है। क्योंकि ईद वाले दिन जो है वो आपके सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है वो क्योंकि एक ही जगह पे होते हैं और बहुत सारे लोगों के आगे पीछे होते हैं, तो इस तरह हो सकता है। तरीके लबैक वाले भी ईद वाले दिन काफी बिजी हैं क्योंकि उन्होंने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि कुर्बानी जो है वो अहमदी अगर कहीं करते देखे जाएं तो उन्होंने पुलिस को इतला देनी है और फिर पुलिस आएगी, उनके ऊपर केस बनाएगी। तो इनकी मसरूफियत ही बहुत ज्यादा है ना ईद वाले दिन।
जी जी, उनकी मसरूफियत ऐसी है कि रियासत के पाले हुए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कोई अगर कोई समझता है कि रियासत के पाले हुए नहीं है तो वो देख ले पंजाब गवर्नमेंट ने कहा उनको, आज तक इतने इंसिडेंट हुए, इतने चट्ठे हुए, इतनी जगह पे हमले हुए, इतने लोग कत्ल हुए, उसके बाद उन्होंने कबूल किया। एक बच्ची थी डॉक्टर मरी इस्लामाबाद में, बहुत गलत हुआ। उसका कातिल वो कहते जी 113 कैमरे हमने ट्रेस करके वो फैसलाबाद से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर महमूद जो है, शेख महमूद हैं, उनके कातिल कहाँ पे गए हैं? वो कसूर वाला बच्चा जो था उसके कातिल कहाँ पे गए हैं? बाकी जो डॉक्टर लाला मुसा मरा था उसका कातिल कहाँ पे गया? जो भावलपुर में मरा था उसका कातिल कहाँ गया? जो पिंडी में जिसको लगा के मारा था उसका कातिल कहाँ गया है? सवाल ये पैदा होता है कि जब वहां कातिल जो है वो अभी तक नामालूम है या कहीं और हमारे सामने नहीं आए हैं तो यहाँ पकड़ा गया है। अब दूसरी बात यह है कि क्या वो मुलवस नहीं है? अब आपने बात की है, उस पर आ रहा है कि जो उन्होंने घरों के बाद सिक्योरिटी मुकर्रर की है लब्बैक वालों की, मुखबर या गली के कुत्ते आप कह लें कि वो घरों के बाहर खड़े होंगे कि वो देखेंगे कि किस घर के अंदर से नाली में खून आ रहा है, किस घर के अंदर बकरा जब आने की आवाज आ रही है, और कहाँ पे बकरा है, कहाँ पे मुंह में चुनिया चलने की आवाज आ रही है। नमाज इतला देगा और इतला देने के बाद थाने की पुलिस आएगी। और पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन किया हुआ है कि जो आगे पकड़ा गया तो उसको 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। और लब्बैक वालों ने कहा हुआ है कि जो बकरे की निशानदेही करेगा उसका इनाम भी होगा। इसका मतलब गवर्नमेंट ने वो 5 लाख रुपए में से उसका कमीशन रखा है कि जब कमीशन रखा हुआ है फिर वो कमीशन पे बात होगी, क्योंकि 5 लाख में से दोनों ने कुछ आधा आधा करना होता है। ये वही हुकूमत है जो अहमद कासी को भेज गई थी और अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने एक लफ्ज कहा था जो शायद मैं कहना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ तो ये मामला यही है। अच्छा, नमाज का भी मसला है जी, सिर्फ ईद का नहीं, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। मैंने वो पहले कहा ना कि वो फिर उनको इंटेलिजेंस दी जाती है कि वो इतने बजे नमाज होती है, तो आप नमाज का भी आ गया, उसके बाद ये भी आ गया। अब तो एक ही काम रह गया कि फिर चेक कर लें कि मुसलमानों की तरह किसी को कुछ बात नहीं पड़ रही है किसी की। अच्छा सर, क्या इसमें मुलवस नहीं है? आप एक तकरीर आज आपने प्रोग्राम लगाया हुआ था तो इलियास यूनिटी का, ये तो पूरा फितना जो घर जो है पूरा फितने का ये मौजब है। आप असेंबली में देख रहे हो, उसने दहशतगर्दी पे बात नहीं की, उस मुल्क जंग पे बात नहीं की, उसने सरहदों पे जो है वो बात नहीं की, उसने महंगाई पे बात नहीं की, उसने बजट पे बात नहीं की, उसने गरीबों की बात नहीं की, उसने बेवाओं की बात नहीं की, उसने पानी जो है ये चिन्नौर से गुजर गया था ना जनाब, उसने उसकी बात नहीं की है। उसने बात की है, उसने कहा जी कि ये फलां जो है इसका तल्लक वहां पे इसका ये साफ कर रखता है। इस मुल्क का देख लें कि अलमिया क्या है, इस मुल्क का इस मुल्क की परेशानी क्या है कि इस मुल्क को न जंग का खतरा है, न पानी का, न फलाइन का। सिर्फ एक मसला है कि कोई कुर्बानी न कर जाए, नमाज न पड़ जाए, और ये लगे रहने उनको, फिर हमने क्या करना इनका। अच्छा, लिहाज चिन्योटी ने ये जो बात कही कि जनाब वहां पे जो बंदा लगा हुआ है वो अहमदियों की हिमायत करता, तो पूरे पाकिस्तान में तो दूसरे लोग लगे हुए हैं जो दूसरे लोगों की हिमायत करते, दूसरे पाकिस्तान के हालात क्यों ठीक हो रहे? नहीं, ये अजीब बात यह है कि उस मुल्क के अंदर एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी का इलाज कोई नहीं है। जब पहले बंगाली था तो अक्सरियत से आपको खतरा था, आपने बंगाली को तोड़ा, फिर उसके बाद उसको अलग किया आपने, अब आपको अकलियत का खतरा है। पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कम अज कम लाखों के सारे स्कूल हैं, उन स्कूलों में टीचर भी हैं, मौलवी भी हैं, कारी भी है, फलाह भी है, फलाह भी है, फलाह तरीके का फलाह। अगर कोई अहमदी एक स्कूल टीचर हो तो इनका बदो खतरे में पड़ जाता है। किसी जगह पे ये इनका सदर भी इनका, वजीर आजम इनका, 50 जनरल भी इनके, उसके बाद जजेस भी इनके, अलकार भी इनके, सारा पूरी जो 25 करोड़ की जो है वो आबादी भी इनकी, इनकी ब्यूरोक्रेसी भी इनकी, इंतजामिया भी इनकी, मुकन्ना भी इनकी, हुकूमत भी इनकी, इलेक्शन कमीशन इनका, सारा सिस्टम इनका। लेकिन किसी जगह पे अगर कोई एक अहमदी नजर आ जाए कोई, या कहीं कोई इस पे हो, मसला ये है कि अहमदी हो या न हो, कोई अगर एक बंदा कहीं ईमानदारी की बात कर रहा हो या इनके आगे वो लगा ना हो तो फिर उस पर लेबल लगा के करते हैं। तो इस कौम को, जिस कौम का अलमिया ये हो कि वो 25 करोड़ होते हुए उसको एक बंदे से खतरा है, और असेंबली में खड़े होकर मैंने कहा कि चुनाव खुश्क हो चुका है, दूसरे तरह को सतलुज को बंद करने की कोशिश में है, और उसके बाद जंग का वो ईद का दिन आप कह रहे हैं कि उसने धमकी दी हुई है। उसके बाद आप दुनिया जहां के अंदर हाथ तेजी से बदलते जा रहे हैं, IMF के आप पास आप गिरवी पड़े हुए हैं। कल की खबर थी कि जो दाश का अफसान है उसका भी कोई मायदा अंदर हुआ है। कराची के अंदर जेल तोड़ के कितने बड़े हाई लेवल के दहशतगर्द भागे, लेकिन कोई उन पर बात नहीं करेगा। बात करेंगे तो ये बात करेंगे कि ये रब्बा में रहता है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो ईद पे लोग बकरे खरीद रहे हैं या जानवर खरीद रहे हैं, वो वहाँ भी जालसाजी हो रही। कोई कल भी मुझे वीडियो आई है कि दांत लगा के जाली, किसी को नोट जाली दे गया, क्योंकि इस्लाम खतरे में। तो सिर्फ एक वजह से ही होता है, इन चीजों की वजह से नहीं होता। अच्छा सर, दुनिया के हालात पे जरा नजर डाल लें। जर्मनी, इंग्लैंड
क्या देखती है? रूस तो बड़ा गर्म हो गया है उस दिन से, वो तो बैठने नहीं दे रहा। एक बात ये है कि रूस जब आया था, रूस ने दरअंदाजी की थी और एक उसने फर्जी जो है अपने लिए खौफ खड़ा करके उसने यूक्रेन पे हमला किया था। और उसके बाद वो वहां पे आया, फिर उसकी जहन में ये था कि मैं जो 2023 में 9 मई 2023 को उसने उसका ख्याल ये था कि मैं यहाँ पे जश्न मनाऊंगा, फतह कर मुल्क फतह करके चला जाऊंगा। वो उसके साथ हुआ नहीं है। अब जिस तरह का वो होता रहा है, फिर जब जब इनके दरमियान कोई बात चलती रही है तो वो उस पर एग्रेशन करता रहा, उनके नुकसान पहुंचाता रहा है। अब इन्होंने घुस के वहां पे अंदर उसका बहुत बड़ा नुकसान किया। 41 उसके जहाज जो है वो मारे गए हैं। अभी जो परसों हुआ 1000 किलोग्राम तक उन्होंने वो दरिया अंदर पानी के अंदर जो है वो लगा के उन्होंने तो वो उसका उड़ा दिया है। ये कहते हैं कि ये पिछले 70-80 साल में सबसे बड़ा उसका नुकसान हुआ है रशिया का। उसके बाद मेरा ख्याल है कि इस जंग को, चूंकि खतरा ये था कि जर्मनी को भी और बाकी का भी, कि ये जंग जो है ये चूंकि धमकियां दी जा रही थी कि अब मैं आगे बढ़ के हमला करूंगा और इस तरह के खदशात मौजूद थे जर्मनी के अंदर, तो मेरे ख्याल में नेटो ने फैसला किया कि उसको उसके अंदर रोको और उसके बाद ये जंग अगर उसके अंदर मुल्क तक ले जानी जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जंग वो लड़ रहा था कोरिया यूक्रेन के अंदर लड़ रहा था और बाकी भी जो है अपना जोर वहां लगा रहे थे। अब वो जंग धकेल के वापस वो देखे 4000 किलोमीटर अंदर हमला किया उसे यूक्रेन ने अंदर जाके। और उसके बाद कल की खबर ये थी कि 22 लाख जो है वो सिगरेट्स के डॉक्यूमेंट्स, अल्लाह आलम हमारे पास हो गए, सुनिश्चित खबरें आती है, सोशल मीडिया खबरें कि 22 लाख डॉक्यूमेंट्स उसके अमेरिका में लीक हुए थे। तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। आज उसने अपना वफद जो है वो कोरिया भेजा है। कोरिया से उसको कितनी अमदाद मिलेगी, चीन उसका कितना साथ देगा। उसके बाद ईरान वाला ऊँट जो है किस करोड़ बैठता है, अमेरिका के मुज़ाकरात किस हद तक पहुंचते हैं। तो ये आने वाले हफ्ता 10 दिन जो बड़े हैं में, और रशिया यकीनन कोई ना कोई रिटालिएशन करेगा। लेकिन रिटालिएशन करने के बाद आपने देखा कि ब्रिटेन ने जो है वो भी उसने वो सीधा उसने भी हाथ कर लिए हैं कि जी अगर कोई हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। उसके बाद जर्मन कौम बड़ी पुरअमन कौम है, बड़ी मोहब्बत करने वाली कौम है, बड़ी ज़ीरक कौम है। लेकिन यकीनन जब किसी को कौम के गिरेबान में आप हाथ डालोगे तो वो फिर मामा चाचा वो भी नहीं कहेगी। और इसी तरह बाकी जो है भी है वो नेटो जो है वो यकीनन उस जंग को उसी के मुल्क के अंदर रोकने की कोशिश करेगा। और आने वाले वक्त में हो सकता है कोई अग्रेशन ज्यादा बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा ब्लडर गलती को करे, लेकिन जो करेगा तो मुमकिन है वापस उसको इतना जवाब मिलेगा। ये इस तरह की नहीं है कि एक तरफा नहीं कि एक मारता रहेगा दूसरा चुप हो जाएगा, एक मारेगा तो मुमकिन है दूसरा 4 गुना वापस मारेगा उसको। अमेरिका को क्या देख रहे हैं, कहाँ पे खड़ा है इस वक्त? देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है कि अमेरिका जिसका दोस्त हो वो बड़े खतरे में होता है। तो अमेरिका इन दिनों रशिया का दोस्त था पिछले अमेरिका पिछले दिनों रशिया का दोस्त था और बड़े प्यार मोहब्बत के उसके हाथ बढ़ाए जा रहे थे। तो उस दोस्ती की वजह से रशिया ने जो है वो फायदा उठाया है। तो आजकल पाकिस्तान के साथ उसका बड़ा प्यार है, मोहब्बत है, और वो कहता है कि पाकिस्तानी बड़ी तगड़ी कौम है, कुछ न कुछ ईजाद कर रही है, बड़े अशोक फरहान है। तो आप इसका अगर रशिया का आपको दोस्ती का फर्ज समझ आ गई हो तो वहां भी दोस्ती की समझ आ जाएगी। रशिया देखे अमेरिका भी कोशिश करेगा, उसने अपने मफादात थे, उसने यूक्रेन से डिमांड की थी, मेरे ख्याल उसकी डिमांड पूरी हो गई। बाकी ये है कि अगर जंग चलेगी असला गोला बारूद उसका बेकेगा भी। तो जितना उसकी दोस्ती थी यार मेरे ख्याल है उसको भी समझ आ जानी है ये कि उसकी दोस्ती का मुझे फायदा कितना हुआ। तो इसलिए अमेरिका अभी बीच बीच में खेलेगा, दोनों जगह पे खेलेगा। लेकिन अमेरिका जाती तौर देखे ना, पिछले दिनों इसी अमेरिका ने ट्रम्प ने आने के बाद जो है वो शाम से उसको फारग कर दिया है। शाम में दाश आ गई है, वहाँ रशिया का बड़ी इन्वेस्टमेंट भी थी, वहाँ उसके तल्लुकात भी थे। वो जो शाम के प्रेसिडेंट है बशर असद वो भाग के वहां भी गए हैं। अब अगर अरबों में वाद जगह जो है वो बचती है शाम के इसकी रशिया के कोई मुल्क पे कंट्रोल है, कोई तल्लक है, तो वो ईरान के साथ हैं। तो मैंने पहले इसलिए कहा था कि जब ईरान के मामला देख लें कि वहाँ किस करवट बैठते हैं। सुना ये है कि फलस्तीन की गजा के अंदर जो है वो जुल्म जबर जो है वो 100 गुना बढ़ गया है और उनका पुरसान हल कोई नहीं है। पहले जो कोई बोलता था, कोई खबरें आती वो भी आना बंद हो गई उनकी। ईरान के ऊपर बकायदा धमकियां के बयान जारी किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से कि हम हमला करेंगे। आप देख रहे हैं ईरान इससे डर रहा है, खौफजदा है? देखिए ईरान एक बड़ी ज़ीरक कौम है और उसने बड़ी मुश्किल वक्त गुजारा हुआ है और मुकाबला करना जानता भी है। लेकिन दूसरी बात ये देखें जिस तरह ईरान के अंदर सिक्योरिटी क्लब्स हुए, ईरान के जो है वो पिछले वज़ीर-ए-आज़म थे या कोई जो भी, वो जिस तरह उनको मारा गया है, जिस तरह हनीफ हानियों को मारा गया, वहाँ अंदर मारा गया, पेजर हमले जो हुए, जब इस तरह के हमले हो ना, हम इसकी मिसाल दे रहे, रूस की बात कर रहे थे, रशिया के अंदर जब 4000 किलोमीटर जाके अंदर आपका हमला हो और आपकी सिक्योरिटी फेलियर हो जाए तो उसके बाद फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं और कौन का मोरल डाउन होता है।
इसी तरह जो ईरानी कौम है, जिस तरह वहां हमले हुए हैं, जिस तरह बड़ी पेचीदा हमले हुए और बड़ा वो ऐसे हमले थे कि वो सोच भी सकता था कोई बंदा, तो वो हमले हुए, तो यकीनन वहां से मोराल भी डाउन होता है और खौफ भी होता है, और जो आपकी लड़ने की कैपेसिटी वो भी कमजोर हो जाती है। फिर दूसरी बात यह है कि उनका भी इंसार वो अरबों पे तो था नहीं, उनके सारे दुश्मन आगे पीछे बैठे हुए, उनके भी कौन उनकी, तो उसके बाद रशिया उनकी कितनी मदद करेगा, रशिया को कितना एंगेज किया जाएगा। यानी ये भी हो सकता है कि जो रशिया के साथ सब कुछ हुआ हो, वो कहीं उसी को, उस सारे मामलात को जो है वो सर्फ नजर करने के लिए और ईरान वाले मामले पे ज्यादा ध्यान करने के लिए हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। चले, बहुत शुक्रिया सर आपको। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन, अमेरिका बड़ी वैसे मजे की बात, जिसका दोस्त बन जाए बस वो समझे फारग है। ये बड़ी एक ज़बरदस्त बात आपको बता दी है, और जब कोई मक्खन लगाने लगे तो उससे भी बच जाओ, क्योंकि ये जो मक्खन जब लगाता है कोई, तो समझे कोई ना कोई काम डालेगा। मैं वैसे तो कई दफ़ा ये वाक़या सुना चुका हूँ, चले आज फिर सुना देते हैं। मैं कोई 20-25 साल पहले की बात है, कुछ अरसा इंग्लैंड में टैक्सी चलाता था, कोई 8-10 महीने टैक्सी वहाँ पे चलाई मैंने। एक मेरे साथ बंदा बैठ गया, मैंने उसको एयरपोर्ट से लिया, तो वो कहता है मैंने आप जैसा ड्राइवर नहीं कोई देखा। कहता ज़बरदस्त कट, कभी इधर कभी इधर कभी इधर। कहता क्या बात है, रास्तों का भी पता है। अच्छा, वो दूसरे दिन मैंने ना उसका वो मक्खन लगा के चला गया। अब दूसरे दिन जैसे ही मैं निकला किसी जगह से, तो वहाँ पे कट मारा, तो कट लगा नहीं जाके ट्रक के अंदर। तो आज तक मैं जब भी ये 20-25 साल हो गए, मैंने कहा ये बाबा मरवा गया मक्खन लगा के। तो ये जब कोई मक्खन लगाए ना, उससे बचना है, पंप कराए वो ठीक है, आप बहुत बड़ी आइटम हो तो समझे बात बेड़ा गर्क होने वाला है, वहाँ पे एहतियात करनी, ये नहीं समझ लेना वाकई में बड़ी आइटम हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।